जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के क्लास 11th का जो पेपर है उसके मैं मैथ्स के क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं। तो ये बच्चों ओरिजिनल पेपर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप देखेंगे किस तरह के आसान प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन बच्चों जैसा मुझे लग रहा है कि इस बार क्योंकि पिछली बार पहली बार परीक्षा हुई थी, इस बार थोड़ा सा लेवल बच्चों बढ़ेगा, मतलब कि टफ होगा। तो टफर साइड भी हम लोग तैयार करेंगे साथ में। और एक मैंने कल पोल कराया था तो काफ़ी बच्चों ने लाइव क्लास के लिए कहा है, तो मैं आज से ही लाइव क्लास के लिए सोच रहा हूँ। तो इवनिंग का समय में जो भी होगा तो मैं आज डाल दूंगा नोटिफिकेशन, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैं अलग अलग नहीं कर पाया हूँ 9th 11th का। आप लोग अभी फिलहाल उसी में ज्वाइन कीजिए, काफ़ी बच्चे क्योंकि 11th के ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए इंग्लिश और हिंदी ये दोनों दिखेगा। और बच्चों इस तरह की चीज़ें आपको अलग अलग दिख रही होंगी, या क्वेश्चन आईडी 368 या ऑप्शंस आईडी देखिए अलग अलग दिख रही हैं। ये पिछला वाला बच्चों जो हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, ठीक है, कंप्यूटर के जरिए एग्जाम हुआ था। इस बार सरकार ने जो फॉर्म जारी हुए हैं वो अब उसमें आपकी OMR बेस्ड एग्जाम होने जा रहा है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, आपको ABCD वाले गोले भरने हैं, ठीक है, जो OMR वगैरह में भरे जाते हैं। तो इस तरह से एग्जाम होना जैसा श्रेष्ठा का हुआ है। तो बार बार मैं कहता हूं जो श्रेष्ठा का पेपर है वो आप जरूर देखिए, क्योंकि NTA ही बच्चों दोनों एग्जाम को लेता है, PM यशस्वी का, ठीक है, और साथ में आपका श्रेष्ठा छात्रवृत्ति परीक्षा का। तो श्रेष्ठा वाला बच्चों का ऑलरेडी CBSE माध्यम के बेहतरीन स्कूलों में एडमिशन हो चुका है, 3rd काउंसलिंग चल रही है। तो इसके बच्चों 2 साल के पेपर उपलब्ध हैं, 1st और 2nd ईयर के, मतलब 22 के और 23 के। और इसका केवल 22 का अभी अवेलेबल है। इस बार का एग्जाम आपको होने जा रहा है, तो एक आपको आइडिया दोनों पेपर से लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा जाके। पहला क्वेश्चन आपके सामने, Which of the following cannot be the probability of an event, मतलब कि किस घटना की प्रायिकता निम्न में से कोई नहीं हो सकती। एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, बीच बीच में छोटे सवाल आएंगे तो बड़ा कर दूंगा, ठीक है। कि जो प्रश्न मान लीजिए कि कोई हिंदी में उच्चारण या कुछ भी ये गलत होता है, जैसे प्रायिकता देखिए पूरी तरह से नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों में हमेशा इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों को समझ के चलना, अगर बच्चे जानते हैं दोनों को। तो बच्चों आपको पता है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 और 1 के बीच में ही होती है, ठीक है। तो ये देखिए अगर इसको हम भाग देंगे तो ये कंफर्म है कि 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। और ये वाला देखिए ये भी आपका 0 और 1 के बीच में आपका आएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, कैनॉट। जब भी देखिए नहीं लग जाए तो आप विशेष सतर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है भाई, ये हो सकता है, ऐसे करते जाएंगे। ये प्रतिशत दिया है, मतलब कि प्रतिशत मतलब 77/100 अगर कर लीजिए तो दशमलव यहाँ आ जाएगा 0.77। तो इसकी भी मान 0 और 1 के बीच में हो गई। और यहाँ देखिए चौथा ऑप्शन में दिया 1.223। तो ये देखिए 1 को इसने क्रॉस कर दिया, मतलब ये संख्या इधर आएगी। तो आपका चौथा ऑप्शन इसलिए बच्चों इसका उत्तर होगा। तो कारण पता चला, देखिए सिंपल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको अगर पता रहेगा तो आप कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी देखिए ऐसे मैंने पढ़ाया बच्चों, ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो प्रायिकता पर है, ठीक है। तो इसको मैंने बताया, ये भी प्रायिकता पे 2 प्रायिकता के प्रश्न हो गए हैं। तो प्रायिकता मैंने अलग से पढ़ाया हुआ, टॉपिक लिस्ट से देख लीजिएगा। अगर आपको और अच्छे से चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं सर जो प्रायिकता टॉपिक है थोड़ा सा डिटेल पढ़ा दीजिए। तो अगर 50 कमेंट आते हैं बच्चों कि नहीं सर आप प्रायिकता को, प्रोबेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, एक एक चीज़ों को मैं कर दूँगी। क्योंकि प्रायिकता के बच्चों मैंने क्वेश्चन देखे हैं, ठीक ठाक आए हैं और काफ़ी ईजी होते हैं। ईजी होने की वजह से इसकी स्कोरिंग बहुत आसान होती है, और आप एक कुछ 30 सेकंड के अंदर ऐसे सवालों को कर लेंगे जैसा ऊपर वाला सवाल हमने किया, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका क्या क्वेश्चन कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस ऑफ क्लब, ठीक है। तो एस ऑफ क्लब नहीं होगा इसका पूछा है। तो ये 52 ताश के पत्तों को अच्छी तरह से फेरबदल कर कर एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के चिड़ी का इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है। कुल बच्चों इक्का जो होता है, एक लिखा रहता है ताश पर, वो कुल 4 होते हैं, ठीक है। या एस इंग्लिश में कहें तो एस बच्चों कुल 4 होते हैं। तो यहाँ केवल चार तरह के जो कार्ड्स होते हैं उसमें क्लब की बात की जा रही है, यानी कि चिड़ी की बात की जा रही है। तो वो केवल 1 होता है बच्चों, ठीक। तो बच्चों इसमें देखिए यहाँ पे भी क्या आ गया है कि नॉट पूछा है। नॉट मतलब कि नहीं होने की संभावना पूछा है।
तो जैसा मैंने बताया कि चिड़ी का इक्का या एस ऑफ क्लब केवल एक होता है, 52 कार्ड्स में से जो 52 पत्ते होते हैं उसमें से एक होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहे नहीं होगी, मतलब ऑप्शन हमारे पास हो गया कि उसमें से हम 51 कार्ड वैसे निकाल सकते हैं एक को छोड़ करके। तो कुल जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 51 हम पत्ते निकाल सकते हैं और बटे कुल पत्ते, तो कुल पत्ते कितने हो गए 52, तो 51/52, इसलिए इसका बच्चों जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। तो चीज़ों को आप समझ के चलिएगा, और यही इसमें रहता कि कार्ड होगा कौन सा होगा, अगर चिड़ी का इक्का हमें निकलता है तब हम होता ये 1/52 1/52 होता, यही होता इसमें कि कुल इक्के कितने होंगे, कुल इक्के कितने होंगे या कुल कितने क्लब होंगे, तो यही हो जाता 4/52, क्योंकि कुल इक्के 4 होते हैं। तो इस तरह से प्रश्नों को बदल के भी आपको अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है, समझ वाले प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, A box contain 100 tickets which are numbered from 1 to 100. If one ticket at random from the box is chosen, what is the probability that it is a perfect cube number? किसी बक्से में से 100 टिकट रखे हैं जिन पर 1 से 100 तक संख्याएं हैं। यदि बक्से से एक टिकट यादृच्छिक निकाला जाता है, उसके पूर्ण घन संख्या होने की प्रायिकता है। तो ये भी बच्चों देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यानी कि प्रायिकता का प्रश्न। तो 3 प्रश्न तो हमें प्रायिकता के मिल गए, ठीक है। तो आप फिर से मैं कहूँगा, अगर कमेंट में कीजिएगा इस चैप्टर को मैं फिर विधिवत, क्योंकि पढ़ाने में कम से कम बच्चों 30 से 40 मिनट, या लाइव क्लास में बोली तो मैं लाइव क्लास में इसी टॉपिक को पढ़ा दूंगा, ठीक है। बच्चों आपको पता है कि 1 और 100 के बीच में जो पूर्ण संख्याएं जिनका क्यूब बनता है, पहला तो 1 का बनेगा, फिर 8 का बनेगा, फिर आपका 27 का बनेगा, फिर 64 का होगा। यानी कि ये 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये आपका 4 का घन हो गया। तो ऐसी कुल 4 संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो भाई 4 संख्याएं निकाली जा सकती हैं 100 के बीच में, तो कुल संख्याएं थी 100, तो इसको हम काट देते हैं। तो ऑप्शंस अगर काटने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पॉइंट में ऑप्शंस हैं, तो इसी को अगर हम हल करते हैं तो 2 जीरो है, तो 2 दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 0.04। आप जिनको नहीं आता इस शॉर्ट ट्रिक को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है नवोदय वाली। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ही इसका आंसर है 0.04। तो आपको पता चला ये कैसे ये आंसर आया। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये काफ़ी अच्छा है बच्चों, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए था। ये क्वेश्चन है बच्चों, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। तो ये देखिए मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो 2 तरह के सवाल हैं, एक बार हमें मीडियन निकालना है, एक बार मोड वाला निकालना है, ठीक है। तो इस परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा निम्न एक तालिका में दिए गए प्राप्त अंक जो हैं, प्राप्तांक हैं, ये छात्रों की संख्या है। मॉडल वर्ग की निम्न सीमा तथा मध्य वर्ग की उच्च सीमा का अंतर क्या है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका बहुलक आ रहा है, ठीक है, वो है 14। तो इसका लोअर लिमिट कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि इसमें जो माध्यिका है, जो मीन है, उसके लिए हम कर लें भाई, इसकी जो अपर लिमिट है 40 है, ठीक है। 40 को अगर हम 2 से भाग देते हैं कितना आएगा, 20। तो 20 किस में आ रहा है, इसको जोड़ते चले जाएं, 2 में 3 5, 5 और 8 13, और ये 20 मतलब इसी सीरीज में आएगा। तो इसकी अपर लिमिट कितनी है, 50। तो इसमें हमें क्या करना है, दोनों का अंतर बताना था, ठीक है, कि इसके लोअर लिमिट का और इसके अपर लिमिट का डिफरेंस कितना है, मतलब कि अंतर कितना है, ठीक है। तो 40 में से 50 घटा दीजिए, कितना आया, -10। तो ऑप्शन में देखिए -10 किस में है, तो ये -10 बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन 5 हमसे कह रहा है कि which measure of central tendency can be obtained from the intersection point of origin that is less than type ogive and more than the type ogive, ठीक है। तो इसमें क्या दिए O से क्रम प्रकार दिए गए O से ज़्यादा प्रकार दिए गए O से प्रतिच्छेद बिंदु से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों देखिए इसका जो ग्राफ होता है, तो ये जनरली अगर ओ गिव की बात करें तो ओ गिव से बच्चों देखिए इसका जो आंसर है वो मीडियन है, ठीक है। उससे हम क्या निकालते हैं, मीडियम निकालते हैं ओ गिव से, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर यही हिस्टोग्राम रहता,
अगर ये हिस्टोग्राम रहता, इसको मैं बता रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ आपको, हिस्टोग्राम के फॉर्म में रहता तो इसका आंसर बच्चों मोड होता। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, जैसे कि ये हो गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और ये हो गई आपके यहाँ पे नंबर्स या कुछ भी दे दिए। ठीक है, तो जनरली इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये आपका लेस वाला हो गया, लेस देन ओ गिव हो गया, और ये वाला हो गया मोर देन ओ गिव, ऐसे आके फिर ये ऐसे आता है। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन यहाँ जो बन रहा है पॉइंट, यही बच्चों इसका मीडियन है, यही इसका क्या है, मीडियन है। तो ये मोर देन ओ गिव हो गया और ये लेस देन हो गया, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये बच्चों इसका मीडियन देगा। ठीक है, तो इसको दूसरे रूप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कहा जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है फॉर्मूला बेस है। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन ऑफ हाइट h एंड बेस रेडियस r1 r2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला। h ऊंचाई तथा r1 व त्रिज्या r2 के आधार वाले शंकु के क्षेत्र का आयतन किस सूत्र के प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ सूत्र पूछ रहा है, सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है आपका प्लस r1 r2, ये 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बच्चों सही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड था सिंपल। इसके बाद है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रड डेट कैन बी पुट इन ए क्यूबिकल रूम। अब रूम बना हुआ है, आपको पता है लॉन्गेस्ट रड कौन सा होगा, जो डायगोनली नीचे और ऊपर फिट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो इसका बच्चों फॉर्मूला होता है आपका साइड, यानी कि इसमें साइड दी हुई है आपकी कितनी 12। ठीक है, साइड √3, तो ये लेंथ ऑफ द जब भी आए कि ये 12 मीटर भुजा वाले किसी घनाकार कमरे की किसी अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, अधिकतम लंबाई की बात हो तो ये फॉर्मूला पे याद रखिएगा a√3। तो यहाँ भुजा कितनी है 12, √3 का मान कितना होता है 1.73। अगर आप इसको गुणा करेंगे बच्चों तो ये आएगा आपका 20.76। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। किसी एक वीडियो एक बना दूंगा जिसमें मैं फॉर्मूलाज आपको एक जगह बता दूंगा, उससे आपको आसानी हो जाएगी। हाउ मेनी टेंजेंट्स टू अ सर्किल आर देयर पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्किल। ठीक है बच्चों, ये देखिए जो सवाल है आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला है। आप देखिए कोई भी अगर सर्किल है भाई, इसमें क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, वृत्त के भीतर स्थित बिंदु से गुजरने वाली वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो वृत्त के अंदर है भाई, वृत्त के अंदर कोई पॉइंट है तो क्या टेंजेंट बन सकता है। ठीक है, क्या इस पे स्पर्श रेखाएं जा सकती, नहीं। कोई अगर बिंदु बाहर है तब बेशक उससे एक स्पर्श रेखा जरूर गुजरेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमेशा जो पूछा जाता है यही वाला पूछा जाता है कि बिंदु पे कितनी स्पर्श है। तो बच्चों ने क्या किया कि पहला ऑप्शन टिक कर दिया, केवल एक टेंजेंट या केवल एक स्पर्श रेखा। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर 4 होगा, नो टेंजेंट। तो क्लियर हुआ कि आंसर क्या है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। अगर देखिए चैप्टर पढ़ाने में काफ़ी समय लगेगा बच्चों, इसलिए मैं सोचा हूँ कि आज ये कम से कम बता दूँ, एक आइडिया लगे। अगर आप कोई टॉपिक बोलेंगे तो उसको मैं पढ़ा दूंगा। तो कम से कम 50 बच्चे उस टॉपिक को कमेंट करें तब होगा, क्योंकि कई बच्चे किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, लेकिन एक ही 2 बच्चों ने कहा तो पता नहीं मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है। इसके बाद है द टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ लाइन डेट इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कोई रेखा है जो वृत्त को परिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये इसका बच्चों क्या होगा आंसर, एट 1 पॉइंट ओनली। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है आपका ये देखिए क्वेश्चन 10 है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस a। ठीक है, तो ये जो है एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है, सूत्र है, तो ये बच्चों ये सब पे लागू होगा फॉर ऑल एंगल्स। ठीक है, इसके बाद है आपका ये भी सवाल अच्छा है काफ़ी, क्वेश्चन 11 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है इस तरीके से। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज, ये एलिवेशन है, ये 60 डिग्री बना रहा है यहाँ पर फुट के साथ में। ठीक है, इज 60√3 अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर
इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये मान लीजिए कुछ भी, तो ये दूरी जो है वो 60√3 है। द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इस हाइट की बात करें, इसकी हाइट कितनी होगी। बच्चों आपको पता है tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम करेंगे, यहाँ tan 60 की वैल्यू ले लेंगे, थीटा क्या है यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है। हमें देखिए यही लंब हाइट निकालनी है, h या p जो भी मानिए इसको, ठीक है। और बेस कितना है 60√3, इसको बस हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो p = क्या होगा, √3 को √3 से गुणा कीजिए, कितना आया 3 आया, कितना आ गया 60 × 3 180 मीटर, ठीक है। तो 180 मीटर किस ऑप्शन में देखें, आपका ऑप्शन नंबर 1 में है बच्चों, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस था, आपको पता होना चाहिए था। अब इसमें ये पूछ रहा है विच इज़ नॉट करेक्ट, ध्यान दीजिएगा जब भी नॉट आ जाए तो आप विशेष सतर्क आपको हो जाना है, ठीक है। तो इसमें हम देखें जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, हमको पता है आपको कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो एकदम सही है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 को उधर ले गए, तो ये क्या हो गया sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए दूसरा वाला भी हमें सही मिल गया, और ये वाला भी देखिए उसी पर है 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो है आपका चौथा जो है ऑप्शन, ये बच्चों नहीं है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sin² थीटा, तो ये गलत है ऑप्शन है आपका बच्चों, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला पूछ रहा है, इसमें बच्चों डिस्टेंस निकालना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ इतना इन द रेशियो 1:2 -3 2, एक ये पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, एक ये पॉइंट बी हो गया, जिसकी वैल्यू है 2√3, ठीक है। और इसको हमें कितना में डिवाइड करना है 1:2 में, ऐसा बिंदु बताइए जो कि इनको इस रेशियो में डिवाइड करे। अब बच्चों देखिए एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, उसको आप नोट कीजिएगा, इसका कमेंट सेक्शन आप मुझे बताइएगा। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, यहाँ मान लीजिए x2 हो गया, ये फिर ये y2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1:2 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो दो तरह के मान आएंगे आपके, एक आएगा l, तो l का मान हो गया 1, और एक हो गया m का मान हो गया यहाँ पर 2, क्योंकि हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है 1:2, ठीक है। जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है उसको लिख लीजिए आप, l, जो इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, l x2 माइनस m x1, ठीक है, बाई l माइनस m कितना हो जाएगा आपका, एक ही आएगा, ठीक है, कोमा। तो ये जो वैल्यू निकलेगी पहले निकलेगी, और दूसरी आपकी वैल्यू निकलेगी l y2 माइनस m y1 बटे फिर से l माइनस m, जो कि आपका एक ही आएगा। तो ये दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। आप इसको सॉल्व करके बताइएगा इन चारों ऑप्शंस में से इस फॉर्मूला के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो बस ये फॉर्मूला आपको लगाना था इसमें, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये देखिए द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A, B एंड C इज, तो किस तरह का ट्रायंगल होगा ये हमें बताना है। तो बच्चों इसके लिए हमें सबसे पहले मान लीजिए हमने दो पॉइंट्स की दूरी निकालते हैं A, B की, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, तो इसको हम मान लीजिए इसको A, इसको B मान लें, ठीक है। तो हम ले लेते हैं इसको 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 9, मतलब कि √13, पहले का √13। वैसे ही आप इसका BC का निकालेंगे √13 आएगा, वैसे ही आप CA का निकालेंगे तो 2√13 आएगा। तो तीन वैल्यूज़ देखिए हमें मिल गई हैं, और नियम क्या कहता है कि दोनों भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। तो √13 प्लस √13 ये बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से 2√13 से। तो हम देखते हैं तो ये कितना आ गया 2√13 बराबर आ गया 2√13, इसको जोड़ेंगे तो 2√13 ही आएगा। तो क्या कोई त्रिभुज बनेगा, कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है, नो ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। इसके बाद ये देखिए इसमें हमें ट्रायंगल दिया हुआ है एक, इसको हम एक त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों, थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी इससे, ठीक है।
अब यहाँ पर हम कर देते हैं ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो इसमें ए बी कह रहा है 7 है, बी सी कह रहा है 7√3 है और ए सी आपका है 14, ठीक है। तो अगर हम इसको देखिए लगाते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करते हैं, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। तो ये आपका आ रहा है, इसका तो देखिए 7 के स्क्वायर का 49 हो गया, प्लस ये आपका आएगा √3 बाहर आ जाएगा 3, तो 7 ये इसका हो जाएगा 7 7 49, 49 × 3 147। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये बच्चों आएगा 196, ठीक है। ये सब बच्चों इसमें किस में है आपका और 196 और इधर कितना 14 स्क्वायर 196। ये मतलब देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जरूर एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तभी तो इसमें होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसलिए इसमें जो होगा बी जो होगा एंगल बी जो है, यहाँ पूछ रहा है एंगल बी का मान पूछ रहा है, तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। अब आइए इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। ये सवाल है, ए लॉन्ग लैडर रीचेज अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 15 मीटर अबव द ग्राउंड। एक कोई पोल है जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर, ठीक है। और जो लैडर है, जो सीढ़ी है, मान लीजिए यहाँ पर छू रही है, ठीक है। तो सीढ़ी जो है वो है 17 मीटर का। सवाल क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल पोल, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है वो कितनी होगी। तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। देखिए समतल सतह के ऊपर 15 मीटर ऊंचाई के ऊर्ध्वाधर खंभे पर 17 मीटर लंबी सीढ़ी पहुंचती है। सीढ़ी के पाद से ऊर्ध्वाधर खंभे के पाद के बीच की दूरी है। तो ये सिंपल आपको लगाना है। तो ये आपको मान लीजिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। हमें ये निकालना है तो इसको अकेला कर लें, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 17 है, तो 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग होता है आपका 289। 15 का वर्ग कितना होता है आपका 225। इसको घटा दीजिए, कितना आया 64, ठीक है। तो हमें पता चल गया बी स्क्वायर बराबर कितना है 64। अब बी का अकेला करने के लिए स्क्वायर हटा दीजिए, इसको रूट में ले लीजिए। तो 64 का रूट कितना होता है 8। तो भाई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसलिए ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल से बच्चों। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग जानते भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुजों की सर्वगसमता का मापदंड निम्न में से कौन सा नहीं है। तो देखिए हमने SAS रूल पढ़ा हुआ है, ASA रूल पढ़ा हुआ है, RHS पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने AA एंगल वाला नहीं पढ़ा हुआ है। ये साइड एंगल साइड है, ये एंगल साइड एंगल है, ठीक है। तो ये हमने नहीं पढ़ा हुआ है एंगल। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों प्रश्न के हिसाब से सही है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द मीन ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर इज, ठीक है। तो प्रथम n धनात्मक विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का माध्य क्या होगा, तो वो बच्चों आपका n ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 बच्चों सही है, ठीक है। अब अच्छे इस सवाल को देखिए हल करके बता दूं बच्चों मैं, ठीक है। ये आएगा कैसे, ठीक है। तो ये हमने क्या है, प्रथम n धनात्मक विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का माध्य हमें निकालना है। तो हमें देखिए कोई भी अगर हम ले लें, पहली संख्या 1 है तो दूसरी 3 होगी, फिर 5 होगी, तो अंतर कितना है, अंतर जो d होता है वो अंतर कितना हो गया आपका 2 आ गया, ठीक है। और पहली संख्या a है तो सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है आपको पता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया n/2 फिर 2, a का मान 1 है, प्लस ये हो गया आपका 2n-2, क्योंकि अंतर क्या है बच्चों आपका 2 है। इसको हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों आपका n², ठीक है। और आपका मीन कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला है आपका सम उसका जोड़ बटे कुल संख्या, ठीक है। तो इसको हम इसका कितना निकला है n² बटे n।
n स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बचा क्या n, इसलिए इसका बच्चों उत्तर जो आएगा n आएगा। तो ये इसका तरीका था। इसके पीछे कोई अन्य सवाल आए तो आप इसी तरह से आप कर सकते हैं। ये भी बच्चों देखिए ये पूछ रहा है फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 13। आप 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 2 26, ऐसे ऐसे 20वें बार में कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हो गई आपकी, कुल टोटल 20 संख्याएं हो गई। और सम कैसे दिया जाता है, फॉर्मूला आपको पता होगा n/2। ठीक है, a प्लस लास्ट संख्या l लिख लेते हैं लास्ट। ठीक है, तो इसमें n की मान हो गई 20, कुल 20 संख्याएं हैं। प्रथम संख्या कितनी है, 13 है, और आखिरी संख्या कितनी है, 260 है। तो ये आपका हो गया, कट गया, तो ये आ गया 10। तो 10 को हम किससे गुणा करना है, इसको जोड़ लीजिए, 260 प्लस 13 273। तो बस इसमें हम क्या लगा देना है, एक जीरो लगा देना है, तो 2770 2730। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। ये पूछ रहा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं बच्चों। इसको देखिए थोड़ा सा हल करके ही आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे एक ट्रिक होता है तो जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इस तरह से होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम कर दे रहे हैं 2x - 2 और x प्लस 3। तो ये हो गया, इसको गुणा कीजिए -6, ये हो गया 6x, फिर ये हो गया -2x, फिर ये हो गया 2x²। ठीक है, इसको हम जोड़ दें तो ये आ गया आपका -6x, ये प्लस 4x, ये हो गया 2x²। तो इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। अच्छा, एक और गुणा और कर दूँ, 2x² माइनस प्लस 4x माइनस, फिर ये वाला ले लें x प्लस 5 और 2x प्लस 5, x प्लस 5, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि अभी इसको मिटाऊंगा मैं। 2x प्लस आपस में गुणा कर दें, 5 5 से 25, ये प्लस आ गया, फिर ये प्लस 5x, फिर ये आ गया आपका प्लस 10x, फिर ये आ गया आपका 2x²। ठीक है, तो आगे 2x², मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा 2x² प्लस 15x प्लस 25। यही ऊपर की चीज़ मैंने जोड़ दिया। अब इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप नोट करते चले जाएंगे आपको समस्या ही नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, जो हमने गुणा किया है उसका उत्तर 4x - 6, बराबर का चिन्ह देखिए यहाँ, बराबर का चिन्ह वही मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, 2x² प्लस 15x प्लस 25। अब ये देखिए दोनों तरफ ये था, एक कट गया, तो क्या स्क्वायर फॉर्म रह गया, स्क्वायर फॉर्म तो भाई ax² तो हट ही गया। तो इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस तरह से इस सवाल को आपको हल करना चाहिए था। ठीक है, ये है बच्चों सवाल पूछ रहा है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स इफ, किसी द्विघात समीकरण में कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, तो आपको पता है बच्चों की जो d होता है हमारा, d है b² माइनस 4ac। ठीक है, अगर यह 0 से छोटा है तो इसी कंडीशन में मूल्य नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। ये भी बच्चों सब समझाने वाले चैप्टर्स हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कहूँगा क्योंकि टाइम बहुत लगेगा बच्चों इन चैप्टर्स को समझाने में अलग से। ठीक है, अभी देखिए सिंपल ये सवाल आप ऑप्शंस देखते तब भी हल हो जाता है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 55। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 1 फाइंड द नंबर। कोई 2 अंकों की वाली संख्या तथा उसके अंकों को आपस में बदलने में प्राप्त संख्या का योग 55 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 1 है तब संख्या है। ठीक है, तो आइए इसको समझें। तो इसमें देखिए यहाँ पे अंतर अगर आप देखेंगे तो आप हाँ सब में 1 का अंतर आ रहा है, लेकिन अगर उसको रिवर्स करके जोड़ते हैं, जैसे 12 में ये 12 है, इसको पलट दीजिए 21 कीजिए, कितना आया ही नहीं, 55 आना चाहिए। ये 32 को रिवर्स कर देते हैं तो देखिए ये 55 आ गया। ठीक है, तो ईजिली ये आप इस तरीके से भी आप सवाल हल कर सकते थे, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तो कुछ ही सेकंड्स के जरिए ये सवाल हल हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके वीडियो बच्चों लंबा हो रहा है लेकिन सोच रहा हूँ बना दूँ। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स ए एंड ए इज। ठीक है, इसका बच्चों मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, कई आपने किया होगा। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें मिलान करना है 24 वाला, तो इसमें हिंदी भी ऑप्शंस दिखा दे रहा हूँ मैं आपको कि इसमें से द्विघात कोई हल नहीं, अनंत हल, तो इसके कंडीशंस अलग अलग होते हैं। फिर से ये बच्चों जो है ये टाइम लेगा हमारा। ठीक है,
तो इसको मैं ऑप्शंस आपको दिखा के हल कर दूँ। देखिए कहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं इसके, ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 8 मिनट, क्वेश्चन नंबर 391। ठीक है बच्चों, आप इसको इस तरीके से मिला लीजिएगा क्योंकि टाइम काफ़ी लगेगा समझाने के लिए। ये देखिए ए का जो है थर्ड है, तीसरा है, बी का आपका दूसरा है, ठीक है, सी का आपका चौथा है और डी का आपका पहला है। ठीक है, सॉरी ये इसको डी कर दूं, रुकिए, अच्छे ए बी सी डी कर रहा हूँ ना, इसको मैं कर दूं आपका ए का हो गया तीसरा, ठीक है, तीसरे पे मैंने टिक किया, ये बी हो गया, सी, ये आपका सी हो गया बच्चों, सॉरी सी हो गया, ये आपका डी हो गया। तो इस तरह से आपने मैच कर लिया। इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों जो है वो सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर ये देखें, इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कह रहा है इफ इज इक्वल टू सी फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी 0 देन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज। किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू सी है, तब बहुपद के शून्यक हैं। तो बच्चों पहला ऑप्शन है समान परंतु विपरीत चिन्ह, रेसिप्रोकल रूट्स एंड इमेजिनरी, और चौथा ऑप्शन है वास्तविक एवं समान। तो इसका ऑप्शन 4th बच्चों सही है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कोई भी देखिए इसमें क्या कौन सा बीजगणितीय ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद एक कंडीशन ये होती है कि उसका जो पावर है बच्चों, घात है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही भिन्न के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखिए साफ साफ देखिए कि x सभी जगह बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन इस वाले में ऑप्शन नंबर 2 में इन्होंने चालाकी से अंदर ले लिया है, मतलब x के घात कितना है, बटे में आ गया। तो ये बच्चों ऑप्शन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका प्रश्न के हिसाब से सही है। तो आप ये समझ गए होंगे इसके पीछे कारण क्या है। तो फिर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ जीरोज -2/3 एंड 2/3 इज। तो यहाँ पर उल्टा है, पहले हमने जीरोज निकालना था यानी कि उसका शून्यक निकालना था, यहाँ पर हमें उसका क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद ही निकालना है। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 2 रूट्स हो गए उसके, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए मान दिए हुए अल्फ़ा और बीटा के, बस इसमें हमें डाल देना है, x² माइनस ये -2/3 प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस ये माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, 2/3 इज इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान दें तो ये देखिए 0 हो गया, प्लस और माइनस कट गया तो ये तो ख़त्म हो गया। तो x² माइनस 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो इसको हम इक्वल टू 0, तो इसको हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 9x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4, तो ये बच्चों आपने देखा था आखिरी क्या आया था, 9x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें बच्चों इक्वेशन यहाँ मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बच्चों इसलिए सही है। ठीक है, इसके बाद है द रेशनल नंबर विच लाइज बिटवीन 2 एंड √3। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो 2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 1.5151 ये वाली संख्या जो आएगी और रिपीट भी हो रही है। तो इसमें से जो परिमेय संख्या है ये ऑप्शन नंबर 3 बच्चों। ऐसे बाकी ऑप्शंस अगर आप चेक करने जाएंगे तो परेशानी होगी, बल्कि चारों ऑप्शन आपने देख लिए तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से हल हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या दशमलव विस्तार रखती है। तो दशमलव विस्तार में बच्चों रिपीट होना चाहिए बार बार। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद है इस वाले सवाल को हल करना होगा। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है इसका। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट फिर से ब्रैकेट में ही होगा, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमने इसी में अगर हम पुट करते हैं, इसको 0 पुट कर देते हैं तो ये पूरी चीज़ 0 हो गई, ये पूरी चीज़ 0 हो गई। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है इक्वल टू 0 हम लिख लें, a³ प्लस b³
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस abc। तो हम क्या करते हैं कि इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। देखो मैं मिटा के लिख रहा हूँ ना इसको, अब आपकी क्लैरिटी तुरंत आ जाएगी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल हमसे ये चीज़ तो ले रहा है, बस माइनस abc पूछ रहा है। तो इसमें मैं अलग से दोनों तरफ क्या करता हूँ कि माइनस abc डाल देता हूँ। ठीक है, माइनस abc, 3abc माइनस abc कितना हो गया आपका 2abc। अब ये आपको पता चला इसका आंसर कितना होगा -2, ये 2abc, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आपका 3abc आंसर नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अब हाँ बच्चों, अब ये देखिए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा